संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम विभिन्न कक्षाओं में उपयोग में आने वाले व्याकरण शास्त्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। व्याकरण चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो तथा चाहे अन्य भाषाएं हो, किसी भी भाषा का अपना व्याकरण होता है। संस्कृत में प्राचीन समय से व्याकरण का चलन है। इस व्याकरण के चलन को व्यापक रूप दिया गया है। भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने और लिखने के उद्देश्य से व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ है। तो हम व्याकरण किसे कहते हैं, जरा इस पर गौर करते हैं। संस्कृत विद्वानों ने व्याकरण की जो परिभाषा दी है, जरा ध्यान दीजिए। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन तच्छास्त्रम व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों को खंड खंड करके प्रकृति प्रत्यय विभाग रूपी व्युत्पत्ति द्वारा उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप और अर्थ को बताया जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। यानी कि यह ऐसा शास्त्र है तो हर शब्द की व्युत्पत्ति करता है, हर शब्द को परिभाषित करता है, उस शब्द के अंदर कौन कौन से कारक छुपे हुए हैं उसके बारे में बताता है, एक एक शब्द का विश्लेषण करता है और एक एक शब्द का अर्थ, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा करके उस शब्द की बनावट को निर्धारित करता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शास्त्र को शब्द शास्त्र भी कहा जाता है। शब्द शास्त्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह शास्त्र शब्दों के बारे में विस्तृत विश्लेषण करता है। इस व्याकरण शास्त्र का कार्य ही है शब्दों की व्याकृत यानी व्युत्पत्ति बताना, शब्दों का विश्लेषण करना, शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारियां उपलब्ध करवाना, शब्दों के अंदर छुपे हुए तत्व को अलग अलग करके लोगों को बताना और उसका अर्थ की दृष्टि से उसका क्या उद्देश्य है, अर्थ उसका क्या है, इसके बारे में भी निश्चित करना, यह व्याकरण शास्त्र का काम है। इसीलिए व्याकरण शास्त्र को शब्द शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से शब्दों को लेकर के चलने वाला शास्त्र है, शब्दों पर आधारित बनाया गया शास्त्र है, इसीलिए इसे शब्द शास्त्र कहते हैं। तो आप संस्कृत की जो परिभाषा है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दाः येन तच्छास्त्रम व्याकरणम, इस प्रकार से हर शब्द को अलग अलग करके उसकी व्युत्पत्ति निर्धारित करने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। आज हम इसी व्याकरण शास्त्र के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर कक्षा छठी, सप्तमी और अष्टमी, नवमी, दसवीं सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी व्याकरण को पाठन की दृष्टि से, अध्यापन की दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए व्याकरण शास्त्र के लिए इतना ही। धन्यवाद। हाँ बच्चों, अब व्याकरण शास्त्र में यह वर्ण विचार कक्षा सप्तमी में आया है, सातवीं कक्षा में वर्ण विचार है। तो वर्ण के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है कि ये वर्ण है क्या। हम संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको वर्ण के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो कक्षा सप्तमी में आए वर्ण विचार है, इसमें वर्णों के ऊपर विचार करते हुए संस्कृत के जो विद्वान हैं उन्होंने वर्ण की परिभाषा दी है। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुतमो ध्वनि येन सवर्णः। वर्ण्यते वर्णित होता है और अभिव्यंजित होता है
लघुतमो ध्वनि, लघुतम माने सबसे छोटी जो ध्वनि है उसको वर्ण कहते हैं। जिसके द्वारा ऐसा होता है उसे वर्ण कहते हैं। जरा हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं। जिसके द्वारा ध्वनि का लघुतम अंश व्यंजित किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि एक तो यह आपको एक अर्थ यह समझ में आया, जिसके द्वारा ध्वनि का लघुतम अंश व्यंजित किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। हम दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं, सार्थक शब्द या पद की सबसे छोटे उस अंश को जिसका कोई सार्थक खंड न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी दो तरीके से आप वर्ण को समझ रहे हैं, सार्थक शब्द हो या पद हो, सबसे छोटे उस अंश जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, सार्थक विभाजन उसका नहीं हो सकता, खंड नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि ये सब बात एक ही है। और तीसरी बात देखेंगे, शब्द की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ण कहते हैं। शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है, लघुतम इकाई है, यानी कि उसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे भी वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण की परिभाषा संस्कृत में है और उसको 3 प्रकार से उसके अर्थ को समझाया गया है। यानी कि आप वर्ण उसे समझें जो भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं, उन शब्द को खंड खंड किया जाए, वर्ण विच्छेद किया जाए। वर्ण विच्छेद करने के बाद उसमें सबसे लघुतम जो अंश बचता है, जिसका हम और खंड नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो उसी वर्ण पर आज हम यहाँ पर विचार करने जा रहे हैं। तो हम इस पे विचार करते हैं, वर्ण पर देखते हैं फिर क्या है। अब हम यहाँ पर वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के बारे में बताएंगे। वर्णों की परिभाषा हम जान चुके हैं। अब वर्णों की परिभाषा जानने के बाद हम वर्णों के प्रकार की चर्चा करेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। जरा ध्यान दीजिए, संस्कृत में वर्ण 48 प्रकार के बताए गए हैं। 48 प्रकार के संस्कृत में वर्ण बताए गए हैं। इन 48 प्रकार में से स्वर, वर्ण, व्यंजनानि अयोगवाहश्च, इस प्रकार से वर्णों को विभाजित किया गया है। यह 48 वर्ण एक ही प्रकार के नहीं हैं। यह 48 वर्ण 3 प्रकार में विभाजित हैं। एक है स्वर वर्ण और दूसरी व्यंजन वर्ण, फिर अयोगवाह। ये 3 प्रकार के वर्ण संस्कृत में बताए गए हैं। तो क्या है स्वर वर्ण? स्वराः त्रयोदशः, 13 संख्या है स्वरों की। स्वर वर्ण 13 हैं और ये स्वर वर्ण भी 2 भागों में विभक्त हैं। स्वर वर्ण ह्रस्व स्वराः दीर्घ स्वराश्च, यानी कि ह्रस्व स्वर जिसको आप ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, दीर्घ स्वर जिसको दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, और छोटा और बड़ा के रूप में भी बहुत लोग जानते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आ, बड़ी बड़ी बड़ा ऊ, इस प्रकार से भी लोग कहते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 5 स्वर गिने जाते हैं, दीर्घ स्वर में 8 स्वर। ह्रस्व में आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दें कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में उससे दुगुना समय लगता है। कारण
कि जो दीर्घ स्वर हैं वो दो स्वरों के मेल से बने हैं। जब जब दो स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पे दीर्घ स्वर होता है, और जहाँ पर एक ही स्वर होता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। यहाँ दो स्वर होने के कारण उच्चारण में भी दुगुना समय लगता है। जिस प्रकार से जब हम आ बनाएंगे तो आ सीधा नहीं बनता है, अ प्लस अ बराबर आ, ये ह्रस्व स्वर है और ये भी ह्रस्व स्वर है। दो ह्रस्व स्वर मिल करके एक आ बना हुआ है। इसी प्रकार ई भी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो ये जितने भी यहाँ पर स्वर दिखाई दे रहे हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ, ये सभी जो वर्ण हैं, सभी वर्ण हैं, ये दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्वर के अंदर दो दो वर्ण छुपे हुए हैं। दो वर्ण मिल करके बने हुए स्वर होने के कारण इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। अब हम आगे व्यंजनों की चर्चा करेंगे। अब आपके सामने हम वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजनानी जो 33 व्यंजन हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। 33 वर्ण कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से हैं, जरा ध्यान दीजिए। 33 वर्णों में से वर्गीय व्यंजनानी 25 हैं और अवर्गीय व्यंजनानी 8, यानी 25 और 8 मिला करके 33 वर्ण हमारे पूरे हो जाते हैं। 33 वर्ण। अब वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या है, जो 5-5 के वर्ग में बंधे हुए हैं उसको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये 5 हैं और यहाँ पर 5-5 में है, 1 2 3 4 5, और इधर 5-5 होने पर यह वर्गीय व्यंजन 25 हो जाते हैं। लेकिन अवर्गीय व्यंजन भी हैं जो वर्ग में 5-5 के वर्ग में नहीं है, तो इसको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन तो आसान सा है, आप देखेंगे कवर्ग का मतलब क ख ग घ ङ, चवर्ग का मतलब च छ ज झ य, टवर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण, तवर्ग का मतलब त थ द ध न, और प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। ये वर्गीय व्यंजन, क्योंकि इनको एक एक वर्ग एक एक ग्रुप में दिया गया है। लेकिन जो अवर्गीय व्यंजन हैं, अवर्गीय व्यंजन 2 प्रकार के हैं, अंतस्थ और उष्माणः। अंतस्थ में य र ल व ये 4 वर्ण दिए गए हैं और उष्माण में श स स ह ये 4 वर्ण दिए गए हैं। अब वर्गीय व्यंजन के बारे में हमें और कुछ नहीं समझाने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर अंतस्थ और उष्माणः को आपको समझने की आवश्यकता है। क्या है यह अंतस्थ, जरा ध्यान दीजिए। अंतस्थ कहने का मतलब है य र ल व वर्णों को अंतस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ण उच्चारण के समय मुख की वायु के साथ मुख में ही ठहरे हुए से, य र ल व उच्चारण में ऐसे लग रहा है कि मुख में ही ठहरे हुए से लग रहे हैं, इसीलिए इनको अंतस्थ, अंदर ही रुके हुए से ऐसे लग रहे हैं। स्थ माने ठहरे हुए, इसीलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों का मध्यवर्ती सा लगता है, जो स्वर वर्ण है वह उनका उच्चारण दूसरी तरीके से उनका पूर्ण उच्चारण हो रहा है, और जो व्यंजन वर्ण है, जो ये वर्ण है जो क ख ग घ, इस प्रकार से ये व्यंजन वर्ण ये उच्चारित होते हैं, जो हलंत लगते हैं, इन दोनों वर्णों के बीच में जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें भी मध्यवर्ती लगने के कारण उनका नाम अंतस्थ बना। अंतः का मतलब है मध्य में स्थित होना, मध्य में स्थित होना,
उन्हें अंतस्थ कहते हैं। या र ल व ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। इनका उच्चारण पूर्ण तो है, लेकिन ऐसे लगता है उच्चारण के समय जैसे अंदर ही ये शब्द, ये वर्ण रह गए हैं। उच्चारण सुनाई देते हुए भी, उच्चारित होते हुए भी क की तरह से यह इतने में ही रुक जाना पड़ता है। तो इस तरह से यह अंतस्थ वर्ण है। अब आपको बता रहे हैं उष्माणः। उष्माण वर्ण श स स ह, ये 4 वर्णों को उष्माणः यानी ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण इनको इसीलिए कहते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। ऊष्म, ऊष्म किसे कहते हैं? आप जब भूगोल में पढ़ते हैं, ऊष्म कटिबंधीय प्रदेश, ऊष्म का मतलब गर्म स्थल होता है। तो गर्म हवा जब मुंह से निकलती है उनके उच्चारण के समय, तो इसीलिए इसको ऊष्माणः कहते हैं। आप इन ऊष्म वर्ण को अनुभव करके, सामने हाथ रख करके, उच्चारित करके अनुभव कर सकते हैं। आप अकेले बैठे इनके उच्चारण के समय आप हाथ आगे लगाएं तो आपको पता चलेगा इनके उच्चारण में हवा बाहर निकल रही होती है। तो इस प्रकार से इन वर्णों को इसी वजह से ऊष्म वर्ण या ऊष्माण कहते हैं। तो ये व्यंजन जो वर्ण का 33 वर्ण है, इनका यह प्रकरण पूरा हो जाता है। हाँ बच्चों, अब आपके सामने अयोगवाहो यानी कि अयोगवाह, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है अयोगवाह? अनुस्वारः और विसर्गः। ये संस्कृत में और फिर हिंदी में भी इनको अयोगवाह कहते हैं। कारण स्वरों और व्यंजनों की अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अथवा संस्कृत वर्णमाला में और भी ये 2 वर्ण हैं, अह, अंग और आह। अंग और आह वर्ण आपने देखा होगा। अंग और आह, अनुस्वार और विसर्ग, ये अंग और आह को प्रदर्शित करता है, अनुस्वार और विसर्ग। तो ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ये अनुस्वार भी और विसर्ग भी जब स्वर वर्ण उसमें व्यंजन में संयुक्त होता है तो स्वर के बाद लिखा जाता है। स्वतंत्र गति ना होने के कारण इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। अगर स्वर वर्ण ना हो तो ये नहीं लिखे जा सकते, इनका दोनों का उपयोग नहीं हो सकता, इसीलिए इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती। स्वतंत्र गति नहीं होने के कारण स्वर नहीं कहे जा सकते और स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण व्यंजन भी नहीं बन पाते। यानी कि इनकी स्थिति वह है, स्वरों के साथ इनका उपयोग होता है लेकिन ये स्वतंत्र उपयोग नहीं होते। और इसी प्रकार स्वर के साथ उपयोग होने के कारण ये व्यंजन वर्ण भी नहीं कहलाते, इसीलिए इनका नाम अयोगवाह पड़ा। यानी कि ये 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों की मदद की जरूरत पड़ती है। जब स्वर पहले व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन वर्ण में स्वर मिल करके वह पूरा हुआ हो और उसके बाद फिर ये वर्ण लगते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। क, ये क है, व्यंजन वर्ण है, फिर यहाँ पे अ आया, बना क, अब यहाँ पे ये लग सकता है। यानी कि इसमें स्वर वर्ण भी है, व्यंजन वर्ण, फिर स्वर वर्ण, उसके बाद इस अनुस्वार का उपयोग हो रहा है। दूसरी तरफ क प्लस अ प्लस ये विसर्ग बराबर
कहा। यहाँ पर भी क प्लस अ प्लस ये अनुस्वार, तब जा कर के ये कम बनेगा। तो यह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के बाद यह वर्ण लगता है, इसीलिए स्वरों के बगैर लग नहीं सकता और इस वजह से इसको अयोगवाह कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। आज यह पाठ इतने में ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।